हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसकी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में से यूनिट नंबर 1 जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इस इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पता करेंगे हम। दूसरी बात हम ये जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है डोमेस्टिक ट्रेड और इसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज हैं, यानी कि जो आर्गूमेंट्स हैं इसके फेवर में और जो इसके अगेंस्ट में। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम करते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है। तो देखिएगा, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए दो चीजें साथ ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रेड होता है, ये पहली बात है कि डोमेस्टिक करेंसी के अंदर होता है और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इस ट्रेड का मतलब है कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और विद यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये आपका जो है डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। तो जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि डोमेस्टिक ट्रेड जो है इन्वॉल्व्स होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री यूजिंग द डोमेस्टिक करेंसी। अगर उसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसमें क्या आता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिसोर्सेज भी आ गए। रिसोर्सेज का मतलब है कि जो कैपिटल और लेबर है, यानी कि पैसा भी आ जा सकता है और दूसरी बात है जो लेबर है, लेबर का भी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है। तो यहां पर एक चीज और सबसे खास बात देखने के लिए मिलेगी आपको, इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन द कंट्रीज। It involves transaction between the resident of the two different countries, also in the multiple currencies। और करेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, दो से ज़्यादा कंट्री भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा करेंसीज भी हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये वास्तव में दो कंट्रियों के या उससे ज़्यादा कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज और साथ में जो है रिसोर्सेज का जो एक्सचेंज है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगला सवाल हमारा बनता है कि ट्रेड के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि 4 से ज्यादा डिफरेंसेस आपको लिखने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि 4 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो इंटरनल ट्रेड के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी। तो ओनली वन कंट्री इज इन्वॉल्व। इसमें कितनी कंट्री इन्वॉल्व होगी? 2 या मोर कंट्रीज आर इन्वॉल्व। तो मिनिमम 2 है। इसमें पेमेंट जो होगी, जो रिसीव होगी, वो होम करेंसी के अंदर यानी कि डोमेस्टिक करेंसी के अंदर होगी। इसमें फॉरेन करेंसी जो है इन्वॉल्व होगी साथ में। तो फॉरेन करेंसी आपकी जो है इन्वॉल्व होगी, या फॉरेन करेंसीज भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा करेंसी भी हो सकती हैं। लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में तो रिस्क कम है और यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जो करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर डॉलर के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो डॉलर के प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होंगे तो आपने $1000 का गुड सेल किया है, लेकिन जो प्राइस आपको इंडियन करेंसी में या डोमेस्टिक करेंसी में मिलेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोसीजर जो है यहाँ पे कम होती है डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर, और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं, और अगर उन कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज बदलेगी तो भी इंपैक्ट आएगा। जैसे भी देखिएगा, हमने चाइना के प्रति अपनी जो है ट्रेड पॉलिसीज को चेंज करने लग रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो चाइनीज एक्सपोर्टर्स हैं या जो चाइनीज जो प्रोड्यूसर्स थे, वो जो इंडिया में माल जो है डालते थे, इंडिया जब जिन चीज़ों को इंपोर्ट करता था तो वहाँ पे जो पॉलिसी चेंज है वो हो रहा है। और जैसे भी मैं आपको पढ़ रहा था अभी अभी जो, तो आपकी क्लास से पहले, तो राजनाथ सिंह जी ने जो है आज ये अनाउंस किया कि जो डिफेंस के अंदर भी जो बहुत बड़ा सामान वो इंपोर्ट करते थे वो भी इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। तो अल्टीमेटली जो अगर जो ट्रेड की पॉलिसीज के अंदर जो चेंज होता है या उसका जो सिनेरियो चेंज होता है, तो रिस्क जो है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल ट्रेड्स के अंदर जो है रिस्क ज़्यादा होते हैं। और गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो जनरली रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कुछ चीज़ें डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर, लेकिन इंटरनेशनली उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि बाहर से वो सामान नहीं आएगा। जैसे मैंने भी आपको राजनाथ जी का एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरीके से। तो पहली बात तो क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है प्रमोट करती है, और लाइसेंस जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइसेंस जो है वो कंपलसरी नहीं होता है अगर आप डोमेस्टिक कंट्री में कर रहे हो, लेकिन आपको पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो लाइसेंस है, ये जो कोड है आईईसी, वो आपको लेना पड़ता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो ये जो है फर्क होता है डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में। अब बात आती है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से फायदे होते हैं। तो देखिए, मैं पहले जनरल लेमैन लैंग्वेज में आपके साथ बात करता हूँ, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे टू द पॉइंट अगर बात करने लगूंगा तो आप जो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले आराम से पहले समझाता हूँ, फिर जो है हमने जो लिखा हुआ है उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो सबसे खास बात क्या होगी, आप देखिएगा सबसे पहली बात कि अगर आप इंडिया में जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ आपके पास एक्सेसिव है, वो दूसरी कंट्री में जाके आप सेल कर सकते हैं। तो जो आपके एक्सेसिव रिसोर्सेज हैं वो जाके सेल हो जाएंगे, जिन रिसोर्सेज का आपको यूज़ नहीं था वो भी आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर चीज़ें यहाँ पे आप प्रोड्यूस करेंगे और दूसरी कंट्री में आप सेल करेंगे,
तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज दे रही हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो आपकी जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। देखिएगा मैं आपको बात बताऊं कि अगर आज से 25 से 30 साल पहले जाएंगे, तो मैं स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो जो भी लोग थे वो जनरली अपना घर का काम भी करते थे, ऑफिस का काम भी करते थे, जो ऑफिस में जॉब करते थे या जो खेतों में काम करते थे तो वो सारा काम करते थे, सारा काम करते थे, लकड़ी का काम भी खुद करते थे, घर में अपनी जो वाइट वॉश है वो भी खुद कर लिया करते थे। दूसरी बात है अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें वो लेबर का काम भी कर लिया करते थे, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आप देखिएगा स्पेशलाइजेशन है, जो चीज़ को अच्छा कर सकता है वो चीज़ें जो है आज की डेट में हो पाती हैं। तो उसमें एक जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ऑटोमोबाइल्स की कंपनी में जॉब करते हो तो आप वो काम अच्छे से कर सकते हो, आप टेलरिंग का काम अच्छे से कर सकते हो तो आप टेलरिंग का ही काम करते हो। तो एक व्यक्ति जो मल्टीपल काम करता था वो नहीं होता है अब। तो अल्टीमेटली जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड से हो सकती है। जिस चीज़ के लिए आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उस चीज़ के लिए जो है लेबर की जो है डिवीजन भी हो जाएगी। दूसरी बात है कि लेबर के लिए जो है काम मिलेगा। जैसे इंडिया जो है एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो अल्टीमेटली हम उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो लेबर की हेल्प से जाते हैं। तो जैसे कि आप देखिएगा टेक्सटाइल के अंदर कपड़ा हो गया, या इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, या इसी तरीके से जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से संबंधित है उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है लेबर की जो है रिक्वायरमेंट भी जो है बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली एक एम्प्लॉयमेंट भी जो है जनरेट होता है। और इसके अलावा देखिएगा जो चीज़ें हमारे यहाँ पे महंगी पड़ती थी, तो जिन चीज़ों को हम खुद प्रोड्यूस करते थे, अगर वो चीज़ें दूसरी कंट्री से आ जाती हैं तो हमारे को वहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है, या हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल है जिसको हम एपीआई बोलते हैं, तो एपीआई देखिएगा हम चाइना से भी लेते हैं। तो अब चाइना से एपीआई लेते हैं तो चाइना से एपीआई सबसे सस्ता मिलता है हमें। तो अल्टीमेटली हमारी जो ड्रग्स हैं वो हम उनको फिनिश्ड में तैयार करके पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ एडवांटेजेस हमारे को मिलते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, अब हमारे पास कोयला है या बाकी जो चीज़ें हैं जो जिनसे पावर में जनरेशन होती है, या मेटल्स हैं, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है क्योंकि हम चीज़ें प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री को बेचते हैं, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ भी होते हैं। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल ट्रेड है तो जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हमारे को कच्चा तेल भी दे रही है, तो अल्टीमेटली जो रॉ मटेरियल है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। लेकिन सेम टाइम पर एक दूसरी चीज़ भी आ रही है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म भी हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स के अंदर दोनों चीज़ें देखनी है, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। आइएगा अब मैं आपको लाइन वाइज लाइन कुछ बातें करता हूँ। देखिएगा सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती है, जिसमें वाइडर मार्केट ट्रेड हो जाती है, यानी कि जो बिजनेस व्यापार है उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। तो आप केवल एक कंट्री तक सीमित नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस जो है डिवीजन ऑफ लेबर में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर जो है काम के हिसाब से आप डिवाइड कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो कॉस्ट सस्ती पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपकी उभर कर आएंगी, तो जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी वो भी काम करना शुरू कर देंगी। एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि जो चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ हो सकती थी वो चीज़ें अब यूज़ होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि पहले आप यूज़ नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज, तो जो नेचुरल है यानी कि जो हमारे पास नेचर से मिले हुए हैं, या ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो हम खुद हैं वो जो चीज़ें, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे पास पैसा वगैरह है उसको हम अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएंगे, बजाय कि अपने घर में रखने के या बैंक में रखने के। हालांकि बैंक में भी आप पैसा रखते हो तो वो प्रोडक्टिव यूज में चला जाता है वो बैंक के माध्यम से। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर ये इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो इसके इनके अंदर चीज़ें इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। और डिक्रीज द लाइकहुड डोमेस्टिक मोनोपोली, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ अगर एक या दो कंपनी प्रोड्यूस करती थी तो अपने मन माने प्राइस लगाती थी। आप देखिएगा, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि भारतीय एयरटेल और क्या नाम है वोडाफोन, ये दोनों देखिएगा अपनी यहाँ पे मन मर्जी करते थे, लेकिन जियो आया तो क्या हो गया, रेट कम हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर होता है। जो चीज़ें अब विदेशों से मंगाते थे पहले, अगर वो चीज़ें यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती थी तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब वो चीज़ें इंडिया में बनने लगी है फॉरेन ट्रेड के अंदर, जिसका ट्रेड फ्रीली होने लगा, तो जो चीज़ें हम फ्रीली ट्रेड कर पाए, जिन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे होने लगी, क्योंकि वहाँ से आपका जो इंडिया के अंदर जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो अगर महंगा बेच रहे थे और जो है इंटरनेशनल ट्रेड में वो चीज़ सस्ती आने लगी, तो यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर प्रेशर बना कि भाई साहब आपको भी सस्ती देनी पड़ेगी। अगर विदेश से सस्ती चीज़ आ रही है तो हमारा यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसको भी रेट कम करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली जो प्राइजेज हैं वो कंपिटिटिव हो गए।
तो जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज थी वो जो है खत्म हो जाती हैं। तो वास्तव में जो कम्युनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिजनेसमैन के लिए जो इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाया उसके लिए वो खत्म होने वाली बात है, तो वो डिसएडवांटेज में चली जाएगी। तो हम यहाँ पे एडवांटेज में कम्युनिटी के हिसाब से एडवांटेज है, लेकिन जो डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन है वो भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। अगर उसके एंगल से देखोगे तो वो बिजनेसमैन जो है उनके बिजनेसेस बंद भी हो गए। तो चाइना से बहुत सारे का जब कंपटीशन मिला हमें इंटरनेशनल ट्रेड में, तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो मोनोपोली बिजनेस करते थे वो खुद ही खत्म हो गए, क्योंकि इतना बड़ा जो है माल उनसे भी आधे क्या 25% रेट में इंडिया में आने लगा। तो जो मोनोपोली बिजनेसेस करते थे वो जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाए या उनका बिजनेस ही खत्म हो गया। द गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड आर रीइंफोर्स्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू कम्पीट अगेंस्ट द ग्लोबल बिजनेस। अब देखिएगा अगर हम ग्लोबल चीज़ें आएंगी तो हमें पता होगा कि ग्लोबल किस तरीके की डिमांड है, क्या क्वालिटी है, क्या कंपिटेंस है, तो वो चीज़ें हम भी अपने यहाँ पे करके जो है करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में देखिएगा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स हैं हम वो वर्ल्ड के अंदर भेजते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। मारुति की जो काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन है, या टीवीएस मोटर्स का या हीरो होंडा का बहुत सारा प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट होता है। रीज़न ये है कि क्योंकि हमें ये पता चल गया कि किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है, किस तरीके की चीज़ें जो है वर्ल्ड में जो है आती हैं, जो दूसरे वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स हैं वो किस तरीके से चीज़ें बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देखिएगा क्योंकि उसके अंदर एक लेबर का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से हमने उस बिजनेस के ऊपर क्या करी, मास्टरी कर ली और उसमें हमने जो है अपने पैर पसार लिए। इसी तरीके से जो है एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स है उसके अंदर हम है या चाइना सॉरी श्रीलंका है या जो है बांग्लादेश है, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी जो है आप देखिएगा जो गारमेंट्स के अंदर हैं तो इन्होंने लीडरशिप बना ली, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव कंट्रीज हैं। तो अल्टीमेटली जब फ्री ट्रेड्स हुआ तो यहाँ पर उन्होंने उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को बनाना शुरू कर दिया जहाँ पर कि उनकी जो है आप ये कह सकते हैं कि उनके पास जो रिसोर्स एंडोमेंट थी, तो जहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज की अधिकता थी उनको जो है वो यूज़ करने लगे। उसके बाद देखिएगा एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टेक्नोलॉजी। देखिएगा अगर इंटरनेशनली होंगी तो सारी अच्छी जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी है। अब मोबाइल फ़ोन देख लीजिएगा 15 साल के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है। कंपनी में जो काम करती हैं, जो काम पहले हल मशीनों से होती थी, भारी भारी मशीनें होती थी, उनकी जगह नई मशीनें जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से काम करने वाली आ गई हैं। तो मशीन जो है काम करने लगी, जहाँ लेबर काम करती थी वहाँ मशीन काम करने लगी, तो मशीन्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ गई है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है वो बढ़ गया। नई मार्केट खुल गई हैं, कंपिटिटिव प्राइस पे सस्ते रूप में आपको सामान मिल रहे हैं, लोअर प्राइस हैं और वाइडर चॉइस है। तो आपके पास चॉइस नहीं होती थी पहले, मान लीजिएगा अगर आपको शैम्पू ही चाहिए तो शैम्पू में आपके पास 1 या 2 प्रोडक्ट होते थे। आज देखिएगा वो इंटरनेशनल ट्रेड खुलने की वजह से आपके पास शैम्पू है, चाहे घर के अंदर आप सामान यूज़ करते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे रेफ्रिजरेटर है, चाहे AC है, चाहे फ़ैन है, इन सब के अंदर आप देखिएगा आपको नई नई चीज़ें जो है मिलने लगी हैं। तो ट्रेड एक्सपोर्ट्स जो है स्टिमुलेट करता है, जॉब क्रिएट करता है। तो जॉब क्रिएट करने में हमारे को, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएट होंगी, या इवन हम इंपोर्ट भी करेंगे तो जो इंपोर्ट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो वहाँ पे भी जो है हमारे को काम चाहिए। इस तरीके से जब व्यापार का लेवल बड़ा होता है तो हमारे को उस व्यापार के लिए बैंकिंग की आवश्यकता होती है, उन प्रोडक्ट्स या सर्विस को इंश्योरेंस की जरूरत होती है, उन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की जरूरत होती है, वहाँ पे सलाहकारों की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उसको भी जो है काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक और कंसल्टेंसी। तो देखिएगा ये मैं आपको जो 5 पॉइंट बता रहा हूँ तो आपको एग्जाम के लिए 4 से 5 पॉइंट काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होता है, क्योंकि जो FDI है तो जो बाहर के जो कैपिटल है वो इंडिया में आएगी, क्योंकि जो चीज़ें ऐसे प्रोडक्शन में लगी होती हैं जहाँ पर कि लेबर इंटेंसिव है। जैसे आप US के अंदर जाएंगे तो US के अंदर तो आपको मजदूर मिलेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे लोग सब अपना घर काम करते, तो आपको वहाँ मेड भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जितना मेड को आप दोगे उतनी तो आपकी सैलरी का 60 या 70% हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लोग वहाँ पे खुद अपना काम करते हैं। तो अब वो जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के अंदर क्या करती हैं कि वो एक नई इन्वेस्टमेंट करती है और उन सेक्टर के अंदर, उन सेगमेंट के अंदर यहाँ पे माल बना के, क्योंकि लेबर सस्ती मिल जाती है, और उसको पूरे वर्ल्ड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये सब किस वजह से हो पाता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तभी ये पॉसिबल है। हालांकि क्वेश्चन आप स्कूल लेवल से भी पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड आप स्कूल लेवल्स में 10th स्टैंडर्ड में थे तब भी था, और 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स के अंदर भी या 12th की इकोनॉमिक्स में भी आप पहले से पढ़ चुके हैं इसको। तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर पोर्शन नहीं है, लेकिन जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे इसके बाद वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा अगर हम आगे बात करें तो कि जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, तो देखिएगा लेबर जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, क्योंकि सब लोग मशीनों से काम करना पसंद करेंगे। जो बाहर की जो कंट्रीज़ के अंदर से जो FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो ऐसी जगह पे पैसा लगाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर मशीनें यूज़ कर सके, और लेबर को भी यूज़ करना है क्योंकि लेबर सस्ती मिल रही है, तो लेबर उनके पास है, तो लेबर लेकिन वो उतनी ही यूज़ करते हैं जितनी रिक्वायर्ड है।
उससे ज़्यादा जो है वो नहीं करते हैं, तो ज़्यादा वो मशीनें लगाते हैं और लेबर को कम लगाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है लेबर जो है वो कम यूज़ होती है और टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो है अनस्किल्ड लेबर की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, स्किल्ड लेबर को ही काम मिल पाता है। और सीधी सी बात ये, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज है तो यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा होती है, तो लेबर को जो है अच्छे मन मर्जी के जो पैसे हैं वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है सभी के लिए बराबर नहीं होता, इक्वली फेवरेबल नहीं होता। कुछ कंट्रीज़ के लिए, जैसे अभी चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है, तो हम तो इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ऐसे यूएस के साथ हम इंपोर्ट तो बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो है बिजनेस जो है वो अनइक्वल है, तो हमारे को एडवांटेज कम है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है। तो इसीलिए देखिएगा हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी आत्मनिर्भर भारत की बात जो है आजकल करने लगी है। हमारी गवर्नमेंट को कम से कम 30 साल बाद ये बात तो समझ में आनी शुरू हो गई कि हमने कितना डिसएडवांटेज जो है हमारे को हुआ है। तो अल्टीमेटली जो डिसएडवांटेज है इंटरेस्ट रेट के, तो हर एक कंट्री के लिए सेम बराबर गेन या बराबर जो है लॉस नहीं होंगे। तो हालांकि दोनों कंट्रीज को गेन होते हैं, लेकिन एक कंट्री को ज़्यादा और एक कंट्री को कम गेन हो सकते हैं। और कुछ ऐसी पॉलिसीज पड़ेगा या जीरो सम गेन है, वो मैं अभी आपके साथ आगे बात करूंगा। तो यहाँ पर जो है एक एक्सप्लोटेशन भी होता है, तो जो अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो पावर होती हैं उनका केंद्र जो है वो कंपनियां बन जाती है। जैसे आप इंडिया में देखिएगा, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी, अगर आप 1800 की बात करें, 1700 सालों के अंदर बात करें, तो 1857 के विद्रोह से पहले जी देखिएगा आप क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने पहले बिजनेस को कैप्चर किया, और जब उसने बिजनेस को कैप्चर किया तो उन्होंने जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इंडिया के अंदर दिखाया। तो इस तरीके से जो छोटी कंट्रीज है वहाँ पर बड़ी कंपनियां जो अपना बिजनेस शुरू करती हैं तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जो वास्तव में वो जो कॉरपोरेशंस हैं वो ग्लोबली काम करते हैं, और वहाँ पर उनकी ग्लोबल प्रेजेंस होने की वजह से उन कंट्रीज के अंदर वो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को इतना यूज़ किया जाता है कि केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, जहाँ से कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी खराब होता है और उन कंट्रीज़ के जो नेचुरल रिसोर्सेज वो खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा जो आप देखिएगा, क्योंकि खाली प्रॉफिट का मोटिव होता है तो प्रॉफिट के एंगल से ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और वास्तव में जो एनवायरनमेंट को या बाकी जो पब्लिक को जो डैमेज होता है उसकी जो है कोशिश जो है नहीं देखी जाती, उसकी तरफ जो है नहीं देखा जाता, उसके लिए कोई भी सुधार की जो है कोशिश भी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेड साइकिल्स होती हैं, जो ट्रेड साइकिल्स हैं, कभी कोई चीज़ अप ट्रेंड में होती है, कोई चीज़ डाउन ट्रेंड में होती है। तो जब चीज़ें डाउन ट्रेंड में होती है तो या अप ट्रेंड में भी होती हैं, तो वो कंट्री इस तरीके से पॉलिसी बनाती हैं जिससे कि उन कंट्रीज़ का खुद का बेनिफिट हो जाए इंटरेस्ट ट्रेड में, बजाय कि दूसरी कंट्री के। तो ध्यान रखिएगा, तो जो ट्रेड पॉलिसीज़ में तो वो इस तरीके से ट्रांसमिट करती हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, जिससे कि उस खुद की कंट्री को बेनिफिट रहे और दूसरी कंट्री को जो है नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते जो बिजनेसेस, उन बिजनेसेस को ख़त्म भी होना पड़ता है। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली आप जो स्कूल टाइम में पढ़ते थे ये उसी तरीके से चीज़ें हैं। अब देखिएगा हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज हैं उनकी बात करेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से सुनना है, जो भी मैं आपको चीज बता रहा हूं वो सब एग्जाम में आने वाली है। अब मर्केंटलिस्ट व्यू, तो पहले इसको सुन लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में। देखिएगा, ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं। जो भी थ्योरीज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वो कुछ ना कुछ एजम्पशन पर बेस्ड है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता। आज की डेट में जो थ्योरी चलती हैं वो जो सबसे लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा वो थ्योरीज आज की डेट में जो है आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर जो है वो होती है सबसे ज़्यादा। लेकिन जो बाकी थ्योरीज जो कभी ना कभी ट्रेड के दौरान रही या हो सकती थी उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो जब सबसे लास्ट थ्योरी के ऊपर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में वो थ्योरी आज की डेट में अप्लाई हो रही है। तो जो भी मैं शुरू के अंदर आपको 5 थ्योरीज बताऊंगा, उन थ्योरीज के अंदर ये हो सकता है कि वो आज की डेट में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती हो, लेकिन किसी न किसी समय पर ये थ्योरीज जो हैं और रही होंगी, और तभी जो है इकोनॉमिस्ट ने इन थ्योरीज की पहचान की होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आज अप्लाई होती हैं या एप्लीकेबल हैं, आप उन्हें चीज़ों को समझना है। तो देखिएगा, सबसे पहली थ्योरी है मर्केंटलिस्ट थ्योरी। देखिए, इस मर्केंटलिस्ट थ्योरी के अंदर क्या होता था, दो कंट्रियां आपस में ट्रेड करती थी। तो देखिएगा यहाँ पे एजम्पशंस बेस्ड सारी चीज़ें हैं। अगर दो कंट्रियां आपस में ट्रेड करती हैं तो एक कंट्री ए और कंट्री बी मान लेते हैं, तो कंट्री ए का मेन फोकस ये होता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है कंट्री बी को, और वहां से ट्रेड के बदले में करेंसी नहीं लेनी है, करेंसी के बदले
आप वहां से गोल्ड इकट्ठा करेंगे, सिल्वर इकट्ठा करेंगे, या और जो प्रीसियस मेटल्स है वो इकट्ठा करेंगे। तो कंट्री ए का फोकस किस पे होगा? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने पर, और एक्सपोर्ट करने के बदले में करेंसी नहीं लेंगे, करेंसी की जगह उनकी जो जो प्रीसियस मेटल्स हैं, जो ऐसी मेटल्स हैं जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरीके के भंडार जो है आपने इकट्ठे करने हैं एक्सपोर्ट कर करके। और दूसरी बात, जब कंट्री बी आपके यहाँ पे माल को भेजेगी तो आप उस पर बैरियर्स लगा देंगे, ट्रेड बैरियर्स, यानी कि उसमें बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। ट्रेड बैरियर्स का मतलब है ट्रेड की बाधाएं। तो ट्रेड बैरियर्स आप कैसे करेंगे? तो वहां पर ट्रेड बैरियर्स में आप बाधा इस तरीके से उत्पन्न करेंगे कि उनके ऊपर जो ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगा देंगे, उनके ऊपर कोटा फिक्स कर देंगे, इतने से ज्यादा हम सामान नहीं लेंगे। ये भी लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर तरीके का सामान नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली वो कंट्री इंपोर्ट तो कम से कम करेगी जिससे कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके, और उसके पास जो प्रीसियस मेटल्स हैं वो उसी की कंट्री में रह जाए। इस थ्योरी के अंदर जो कंट्री ए है, या जो कंट्री ए का जो फोकस है वो इस बात पे है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रीसियस मेटल्स को इकट्ठा करे, और यहां पर वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, तो जो दूसरी कंट्री है उसको नुकसान हो जाए। तो इसलिए सीधी सी बात यहां पे कि दूसरी, यहां पे ट्रेड के अंदर दोनों को एडवांटेज पहुंचाने की कोशिश नहीं होती है, केवल एक कंट्री एडवांटेज लेने की कोशिश में रहती थी, और वही कंट्री जो है पूरे एडवांटेज ले लेती थी। इसलिए इसके अंदर जो जीरो सम गेम था वो होता था, यानी कि एक कंट्री को तो गेन हो रहा है लेकिन दूसरी कंट्री लूज कर रही है। तो इस थ्योरी को जीरो सम गेम थ्योरी भी जो है बोलते हैं, या इसको कमर्शलाइजेशन थ्योरी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये जो थ्योरीज थी वो 17 और 80s के अंदर जो है, सेंचुरीज के अंदर जो है चलती थी, जैसे 1700 या 1800 के जो सेंचुरीज थी, तो वहां पर ये जो है चीजें काफी पॉपुलर थी। आप इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने यहाँ पे जो राज करना शुरू किया, तो वो शुरू में व्यापार करने के लिए आई थी। तो वो व्यापार क्या करती थी? ब्रिटेन का सामान यहाँ पे जो है डंप किया जाता था, और उसके बदले में यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे उनसे जो सोने की चीजें होती थी, सोना या जो बाकी जो प्रीसियस मेटल्स हैं, या मोती वगैरह या जो डायमंड वगैरह, उनको वो लेते थे और सीधा कहाँ पे भेज देते थे? ब्रिटेन के अंदर भेज देते। तो बाद में उनको समझ में आई कि अरे यहाँ पे तो हमारा प्रभुत्व हो गया। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड में उनका प्रभुत्व हो गया तो उन्होंने यहाँ पे राज करने की कोशिश की कि ये तो हम इसको पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो व्यापार था उसके अंदर ये 17 और 18 की जो सेंचुरीज थी उसके अंदर ये काफी पॉपुलर था। तो आइएगा अब इसको पढ़ भी लेते हैं। इट वॉज द पॉलिसी ऑफ यूरोप ग्रेट पावर्स बेस्ड ऑन द promises that the national wealth and power are the best served by increasing export and collecting precious metals in returns। तो क्या था इस थ्योरी के अंदर? इस थ्योरी के अंदर दो बेसिक चीजें थी। क्या करना है आपने? एक तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है आपने। तो इंक्रीज एक्सपोर्ट करना है और कलेक्ट करना है प्रीसियस मेटल्स, और वास्तव में इकट्ठा क्या करना है बदले में? प्रीसियस मेटल्स, यानी कि जो मेन जो मेटल्स हैं जो प्राइमरली ज़्यादा वैल्यू के होते हैं, प्रीसियस मेटल बोलते हैं उनको। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और बदले में क्या लेना है? ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर जो है आपने कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, और वो कंट्री खुद अमीर हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट करने की तरफ जो है पूरा फोकस होगा। इसके अंदर को जो है जीरो गेम थ्योरी भी, जीरो सम गेम थ्योरी भी जो बुलाते हैं, और एक कंट्री जो है जीतती है और दूसरी कंट्री उसमें हार जाती है, तो दोनों कंट्री को जो है इक्वल एडवांटेज नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो वेल्थ है एक कंट्री से शिफ्ट होकर दूसरी कंट्री की तरफ चली जाती है। तो यहाँ जो आर्गुमेंट्स है मर्केंटलिस्ट थ्योरी के अंदर जो है बहुत सारी कमियां थी, इसलिए थ्योरी जो है आगे चल के कामयाब नहीं हुई, और इसके बाद जो बाद में जो है इसके अंदर चेंजेस होके और नई थ्योरी जो है यहाँ पे डेवलप हुई। तो ये एक्सप्लेन पॉलिसी फॉलोड बाय द मैनी बिग एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन एशिया। और सीधी सी बात ये थ्योरी जो है एशिया के अंदर जो है काफ़ी जो है पॉपुलर भी रही पास्ट के अंदर, लेकिन अभी भी जो है ये थ्योरी जो है थोड़ी बहुत जो है आज भी काम करती है। इस थ्योरी को जो मानने वाले हैं लोग हैं वो आज भी ये कोशिश करते हैं कि जो है माल को भेजकर और उसके बदले में प्रीसियस मेटल लिया जाए, बट अभी ये इतना फ्रीली जो है ये थ्योरी आज की डेट में काम नहीं कर रही है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो देखिएगा जो मैं अगली थ्योरी आपके साथ बात करूंगा इसको ध्यान से समझना है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो देखिएगा इस थ्योरी के अंदर कुछ एजम्पशंस रहती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो एजम्पशंस हैं वो ये एजम्पशन है कि केवल दो ही कंट्री आपस में जो है ट्रेड कर रही हैं और केवल दो ही गुड्स हो रहे हैं, यानी कि दो ही गुड्स की ट्रेड हो रही है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस या सेल नहीं करते हैं, केवल दो ही गुड्स आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। दो कंट्री हैं, दो ट्रेड है, दो ही गुड्स का ट्रेड है। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी है ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, उसको समझने के लिए आपको
एक और बात भी समझनी है कि यहाँ पर जो कॉस्ट की बात हो रही है वो केवल लेबर कॉस्ट की बात हो रही है। तो 3 पॉइंट हो गए। तो पहली बात है कि 2 कंट्री हैं, 2 कमोडिटी हैं और लेबर ही एक खाली प्रोडक्शन की जो है कॉस्ट को डिटरमाइन करती है। अब यहाँ पर ये जो थ्योरीज थी ये एडम स्मिथ के द्वारा डेवलप की गई थी। तो एडम स्मिथ ने इंटरनेशनल ट्रेड की ये थ्योरी थी, ये जीरो सम गेम पर बेस्ड नहीं थी। यहाँ पे दोनों कंट्रीज को जो है एडवांटेज होने वाला था। अब यहाँ पर सीधी सी बात ये कि एडवांटेज दोनों कंट्री को होना है। तो ये जीरो सम गेम जो थ्योरी हमने बात की थी मर्केंटाइलिस्ट व्यू, उसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी हुई थी। अब बात आती है उसके आगे कि यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, क्या इस थ्योरी का कंसेप्ट। आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा 2 कंट्री कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती है। जैसे मान लीजिएगा हम बात करते हैं इंडिया की और यूएसए की। अगर इंडिया हमारे यहाँ पर हम लोग जो है कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिएगा हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वीट और दूसरी हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं कपड़ा। अब देखिएगा यूएस मान लीजिएगा 1 घंटे के अंदर 6 बोरी गेहूं बनाता है मान लीजिएगा, और हमारे यहाँ पे 1 घंटे में केवल 4 बोरी गेहूं बनते हैं, राइट। और कपड़े के अंदर उल्टा है कि हम 1 घंटे में 5 कपड़े बना सकते हैं और यूएस केवल 2 कपड़े बना सकता है। तो अल्टीमेटली यूएस को एडवांटेज कहाँ पर है, वीट के अंदर, यानी कि वो अपनी कंट्री में ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर सकता है। और हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कपड़ा उसके मुकाबले में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, वो केवल 2 कर सकता है। तो आप बताइए उसके पास एडवांटेज किस में, उसके पास एडवांटेज है वीट के अंदर, वीट प्रोड्यूस करने में, और हमारे पास एडवांटेज किसके अंदर है, कपड़ा प्रोड्यूस करने में। तो ये थ्योरी ये कहती है कि देखिएगा यूएस जिस चीज़ को कम कॉस्ट के अंदर या कम लेबर के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करे और इंडिया में जो है उस माल को दे दे, उस माल को एक्सपोर्ट कर दे और इंडिया उसको इंपोर्ट कर ले। इसी तरीके से इंडिया जो है क्लोथ जो है अच्छे बना सकती है, क्लोथ सस्ते बना सकती है, तो इंडिया जो है उसको एक्सपोर्ट कर दे। तो अल्टीमेटली वो कंट्री केवल और केवल गेहूं बनाएगी और कपड़ा हमसे खरीदेगी, और दूसरी बात क्या है कि हम केवल कपड़ा बनाएंगे और उसको जो है भेजेंगे। तो अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंदर 2 कंट्रीज के अंदर से दोनों कंट्री एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन में रहेगी। उसी कंपनी को कंट्री के अंदर केवल एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और जो वो खुद भी कंज्यूम करेगी और दूसरी कंट्री को भेज देगी। और इसी तरीके से जो दूसरी कंट्री है वो एक अपना माल बनाएगी और साथ में दूसरी कंट्री को भेज देगी। तो यहां ध्यान रखिएगा कौन सी चीज बनानी है जिसके अंदर उसके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है जहां पर कि आपको दूसरी कंट्री के मुकाबले में कॉस्ट कम पड़ रही है। तो अगर आपकी कॉस्ट दूसरी कंट्री के मुकाबले में कम पड़ रही है तो आप उस आइटम को बनाओगे जिसमें आपकी कॉस्ट कम आ रही है, और दूसरी कंट्री जो दूसरा प्रोडक्ट बनाती है उसकी कॉस्ट दूसरे आइटम में कम पड़ रही है तो वो प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे केसेस के अंदर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी काम करती थी। जो चीज आप सस्ता बना रहे हो वो आप दूसरों को भेज दो, जो दूसरा सस्ता बना रहा है वो आपको भेज देगा, और आप उस चीज को नहीं प्रोड्यूस करोगे जो दूसरी कंट्री से आप ले रहे हो, और दूसरी कंट्री उस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेगी जो आपसे ले रही है। तो इस थ्योरी को जो है एडम स्मिथ ने जो है बताया। अब एडम स्मिथ ने ये जो थ्योरी बताई, इस थ्योरी के अंदर क्या था, इस थ्योरी का मेन क्रक्स क्या है। इस थ्योरी का मेन क्रक्स है कि देखिएगा द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पॉइंट्स आउट दैट country will specialize in the production and export of a commodity in which it has an absolute cost advantage, जहां पर भी उसको absolute cost advantage है, राइट। तो यहां पर जहां पर उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो उस चीज को प्रोड्यूस करेगी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द 2 कंट्रीज विल टेक प्लेस ओनली इफ ईच ऑफ द 2 कंट्रीज कैन प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एन एब्सोल्यूटली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट देन द अदर कंट्री। अब यहां पर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर कोई चीज दोनों के लिए ही, अब मान लीजिए यूएस वीट भी हमसे सस्ता बना रहा है और कपड़ा भी हमसे सस्ता बना रहा है, तो फिर क्या होगा, तो अब ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो उस थ्योरी को हम अगली थ्योरी में बात करेंगे। तो जो एडम स्मिथ की इस थ्योरी को, तो उसको रिकार्डो ने जो है एक नई थ्योरी के साथ कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी के साथ हटा दिया। तो अल्टीमेटली ये थ्योरी तभी अप्लाई करेगी जब 2 कंट्रीज के अंदर एक कंट्री के पास कॉस्ट एडवांटेज है दूसरी कंट्री के मुकाबले में एक ही प्रोडक्ट के अंदर, और दूसरी कंट्री को दूसरे प्रोडक्ट के अंदर एक कॉस्ट एडवांटेज है। तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के पास अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट एडवांटेजेस हैं और कॉस्ट के अंदर केवल लेबर का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटरेस्टेड प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये लेबर के ऊपर बात करती है। अब इस थ्योरी की एजम्पशन क्या है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज एग्जिस्ट बिटवीन द नेशंस that differ to their ability labor to produce goods। लेबर की बात करेगी, each nation can produce one goods, less expenditure on human labor or more cheaperly than others।
ईच नेशन हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स, और हर एक के पास एक जो है एडवांटेज है उसके पास। तो मैंने आपको बात बोली कि वो दूसरा प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसको आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिएगा वीट को प्रोड्यूस करने में कंट्री ए के 6 घंटे लगते हैं और क्लोथ के ऊपर लगते हैं 4 घंटे। अब दूसरी कंट्री के जो है वीट के ऊपर लगते हैं 1 घंटा, सॉरी एक यूनिट बनती है 1 घंटे में, इसमें बनती है 5 यूनिट। तो ये कंट्री ए 6 यूनिट बनाती है 1 घंटे के अंदर वीट की, और कंट्री ए बनाती है 1। तो कौन सी कंपनी के पास, कौन से के पास एडवांटेज है? 6 और 1, इसके पास क्या है? 4। ये 4 बनाती है कपड़ा, जब वो दूसरा 5 बना सकती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पर ये जो कंट्री है, कंट्री ए, इसके पास एडवांटेज है यहां पर, ये 6 यूनिट बना सकती है, दूसरी 1 बनाएगी। दूसरी लेकिन क्लॉथ बी के अंदर किसके पास एडवांटेज है? कंट्री बी के पास, क्योंकि वो 4 के मुकाबले में 5 बना सकती है, राइट। लेकिन अगर ये 4 की जगह 6 बना सकती थी, अगर मान लीजिए कंट्री ए 4 की जगह 6 क्लॉथ बना सकती थी, तो ये थ्योरी अप्लाई ही नहीं हो सकती थी, ध्यान रखना। तो हमें फिर दूसरी थ्योरी की तरफ जाना पड़ता। तो ये थ्योरी केवल तभी अप्लाई हो सकती है जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कॉस्ट एडवांटेज हो दूसरे प्रोडक्ट पे, यानी कि एक प्रोडक्ट पे कंट्री ए को एडवांटेज है, दूसरे प्रोडक्ट पे कंट्री बी को कॉस्ट एडवांटेज है, और कॉस्ट के अंदर केवल लेबर की जो है बात की गई है। तो ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है, ये जो है एडम स्मिथ ने दी थी। तो इस थ्योरी के ऊपर भी 2 से 3 नंबर का, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल आ सकता है। अब अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी की, ये थ्योरी भी काफी पॉपुलर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। देखिएगा जी, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है वो डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं? डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जब दोनों कंट्री के बीच में, एक ही कंट्री के पास दोनों प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट एडवांटेज है और दूसरी कंट्री के पास दोनों प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट डिसएडवांटेज है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में तो अगर आप एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को फॉलो करें तो ट्रेड ही नहीं हो सकता। तो वहां तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। अगर एब्सोल्यूट, जो एडम स्मिथ की थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, उसके हिसाब से तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेड ही इंपॉसिबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो ऐसे केस के अंदर फिर आप कौन सी थ्योरी की तरफ आएंगे? ये रिकार्डो की थ्योरी है जो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की बात कर रही है, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर ये थ्योरी क्या कहती है कि एक कंट्री के पास 2 प्रोडक्ट के अंदर एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज है, और दूसरी कंट्री के पास डिसएडवांटेज है। तो कंट्री ए, यानी कि जो पहली कंट्री है जिसके पास एडवांटेज है, वो उस आइटम को प्रोड्यूस करेगी जिसके अंदर उसके पास एडवांटेजेस ज्यादा है, जिसमें उसके एडवांटेजेस ज्यादा है, तो उसके जो एडवांटेजेस ज्यादा हैं उस प्रोडक्ट को बनाएगी, और दूसरी कंट्री उस आइटम को प्रोड्यूस करेगी जिसके अंदर उसके डिसएडवांटेजेस कम है, यानी कि डिसएडवांटेजेस कम है, यानी कि पहली कंट्री किसको प्रोड्यूस करेगी? जिसके पास कंपेरेटिव एडवांटेजेस ज्यादा है। दूसरी कंट्री उसको प्रोड्यूस करेगी जिसके पास कंपेरेटिव डिसएडवांटेजेस कम है, यानी कि उसको नुकसान कम हो। तो अल्टीमेटली कंट्री ए उस आइटम को प्रोड्यूस करेगी जिसके पास एडवांटेज ज्यादा है, और कंट्री बी उस आइटम को प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसके डिसएडवांटेजेस कम है। तो इसको हम भी एक एग्जांपल से भी जो है सीखेंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। हालांकि देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर से ज्यादा सवाल किसी भी थ्योरी पे आपका नहीं बनता। तो अब देखिएगा, इस थ्योरी को जो है डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में पब्लिश किया था 1817, और ये एग्जाम में लिखनी है आपने। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, ये क्लासिकल थ्योरी है। तो जो भी अभी मैंने थ्योरीज आपके साथ डिस्कस की हैं वो क्लासिकल थ्योरीज हैं, फिर हम मॉडर्न थ्योरीज की तरफ भी बात करेंगे। एक बार स्क्रीन पे जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए आप। अब देखिएगा थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। अगर हम थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करें तो जो थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी, इस थ्योरी के अंदर सबसे खास बात क्या थी कि लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, इट स्टेट दैट द इवन वन नेशन इज लेस एफिशिएंट देन अदर। तो सीधी सी बात क्या है कि दोनों कमोडिटीज के अंदर उसके पास एफिशिएंसी कम है, यानी कि उसके पास डिसएडवांटेज है।
तो फर्स्ट नेशन शुड स्पेशलाइज द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट द कमोडिटी इन विच इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज स्मॉलर, जिसके अंदर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम हो, एंड इंपोर्ट द कमोडिटी इन विच एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज ग्रेटर। और या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट उसको करेगा जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये है कि जिस कंट्री के पास कंपेरेटिव एडवांटेज ज़्यादा उसको तो वो एक्सपोर्ट कर दे, और इंपोर्ट किसको करे जिसमें कंपेरेटिव एडवांटेज कम है। दूसरी कंट्री क्या करेगी जिसमें कंपेरेटिव डिसएडवांटेज ज़्यादा है, कंपेरेटिव डिसएडवांटेज ज़्यादा है, उसको तो जो है वो इंपोर्ट कर ले, और जिसमें कंपेरेटिव डिसएडवांटेज ज़्यादा है उसको बनाए और एक्सपोर्ट कर दे। तो कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है? द कंपेरेटिव एडवांटेज डिफरेंस बिटवीन द नेशंस आर एक्सप्लेन्ड बाय द एक्सोनियस फैक्टर विच कुड बी ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री के अंदर कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है, या वहाँ पर आपको एडवांटेज देखना। अब देखिएगा जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था उसमें देखिएगा, अगर कंट्री ए की बात करें तो कंट्री ए वीट प्रोड्यूस कर सकती है 6 और कंट्री बी कर सकती है 1, और कंट्री ए क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती है 4 जबकि कंट्री बी कर सकती है 2। तो अल्टीमेटली एडवांटेज किसके पास ज़्यादा है? आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि अगर कंट्री ए की बात करें, कंट्री ए की, तो वो वीट प्रोड्यूस कर सकती है 6 और क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती है 4। यहां पर कंट्री बी कर सकती है 1, इसके बीच का डिफरेंस है 5 और इसके बीच का डिफरेंस है 2। तो कंट्री ए को बेनिफिट ज्यादा कहां पर आ रहा है? कहां पर आ रहा है कंट्री ए को बेनिफिट ज्यादा? बताइए, कंट्री ए को बेनिफिट ज्यादा कहां पर आ रहा है, वीट के अंदर या क्लॉथ के अंदर? तो कंट्री ए को कंपेरेटिव एडवांटेज ज्यादा है वीट के अंदर, और कंपेरेटिव एडवांटेज कम है क्लॉथ के अंदर। क्लॉथ के अंदर 2 एडवांटेज है, 4 - 2, 6 - 1। तो आप यहां पे बताइए कि एडवांटेज कहां पे ज्यादा है? यहां पर ज्यादा है। तो कंट्री ए इसको प्रोड्यूस करेगी, वीट को प्रोड्यूस करेगी, और कंट्री बी डिसएडवांटेज है दोनों में, लेकिन डिसएडवांटेज कहां पे कम है? यहां पे केवल 1 प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर 2 हो रहा है। तो यहां पर तो ये कंट्री भी दूसरा किसको प्रोड्यूस करेगी? इसको प्रोड्यूस करेगी। तो अल्टीमेटली वीट का प्रोडक्शन कंट्री ए करेगी और कंट्री बी प्रोड्यूस करेगी क्लॉथ। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर उसमें दोनों में डिसएडवांटेज है, यहां इसके मुकाबले में भी डिसएडवांटेज है, लेकिन इसके मुकाबले में डिसएडवांटेज कम है। यहां पे डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज ए का 5 है तो वहीं उसका बी का डिसएडवांटेज 5 है, इसका एडवांटेज 4 है तो इसका डिसएडवांटेज 2 है। तो इस थ्योरी को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये थ्योरी आपको यही कहती है कि आप दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एक कंट्री एक ही को प्रोड्यूस करेगी और केवल उसको प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसका कंपेरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है, और दूसरी कंट्री उस आइटम को प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसको दोनों प्रोडक्ट्स में डिसएडवांटेज है, लेकिन जिस प्रोडक्ट में डिसएडवांटेज कम है, जिसमें नुकसान कम है, उसको वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये थ्योरी में भी सिमिलर एजम्पशंस हैं, 2 कंट्री होंगी, 2 प्रोडक्ट होंगे, बस एब्सोल्यूट एडवांटेज की जगह कंपेरेटिव जो है एडवांटेज थ्योरी को देखा जाएगा। तो एक कंट्री दोनों जगह पे डिसएडवांटेज में है, लेकिन जिसमें डिसएडवांटेज कम है उसको वो प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद है हैबरल रिजोल्ड रिकार्डियन अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ लो कंपेरेटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। देखिएगा हैबरल की जो थ्योरी है वो वास्तव में रिकार्डो की थ्योरी को ही जो है फॉलो करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिकार्डो की एक एजम्पशंस थी कि केवल लेबर ही जो है कॉस्ट का प्रोड्यूस करने में काम आती है। तो हैबरल ने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि देखिएगा यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज है वो केवल लेबर थ्योरी पर बेस्ड था, जबकि किसी कमोडिटी को जब आप प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें केवल लेबर नहीं लगती बल्कि उसके साथ बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी काम करते हैं। तो जो बाकी फैक्टर प्रोडक्शंस हैं वो भी फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर उस कमोडिटी में लगते हैं। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जहाँ पर भी आप 2 कंट्री के बीच में ट्रेड की बात कर रहे हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना है। तो जहाँ पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिएगा, मान लीजिएगा एक चीज़ को बना रहे हैं 100 रुपये और दूसरी चीज़ बना रहे हैं 80 रुपये में, तो आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 80 रुपये, दूसरी कंट्री बना रही है एक को 70 रुपये, दूसरी को 60 में। तो आप देखिएगा उसके पास आपका जो एडवांटेज है कि 80 या 60 का डिफरेंस है 10, और
पहला प्रोडक्ट बना रहे थे 100 और 70, 100 और 70 का डिफरेंस है 30, तो यहाँ पे 100 और 70 का डिफरेंस है 30। दूसरे में है, मान लीजिएगा कंपेरेटिव डिसएडवांटेज, पहली कंट्री बना रही है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिएगा, एक कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, कंट्री ए और कंट्री बी, और ये है प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। कंट्री ए की जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 40 रुपये, इस कंट्री की कॉस्ट पड़ती है 30 रुपये, दूसरी कंट्री की कॉस्ट पड़ती है 50 रुपये, और इस कंट्री की कॉस्ट पड़ती है 80 रुपये, सॉरी, इस कंट्री की कॉस्ट पड़ती है 25 रुपये। तो दोनों एडवांटेज कौन सी कंट्री को है? बी को है। ये 40 से बनाती है, 50 से बनाती है, तो यहां पर हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस देखेंगे। तो यहां पर आप बताइए कि अगर ये चीज यहां से 25 से 30 में बनाएगी, तो यहां से ये 50 वाली 40 में, तो आपको कहां पे एडवांटेज ज्यादा मिल रहा है? यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है इस कंट्री की? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 5, और कंट्री ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 10, राइट। तो अगर वो 50 वाली चीज को ना बना के 40 से बनाए तो उसको 10 का फायदा हो सकता है, लेकिन इस कंट्री को 25 की चीज ना बना के 30 में बनाए तो इसको कितने का फायदा हो सकता है? 5 का। इसको कितने का फायदा हो सकता है? खाली 5 का। तो अब कौन सी कंट्री को कौन सा माल बनाना है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो थ्योरी है ये मॉनेटरी यूनिट्स की बात कर रही है, तो वो कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपने देखनी है। तो आप देखिएगा, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। तो कौन सी कंट्री को कौन सा माल बनाना चाहिए? आप बताइए, कंट्री ए को कौन सा माल बनाना चाहिए? 40 वाला या 50 में जो पड़ता है? इसको 30 में पड़ता है, इसको 25 में, इसके बाद दोनों में एडवांटेज है, बताइए। तो इसको 40 में पड़ रहा है, इसको 50 में पड़ रहा है, तो यहां पर एक परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हैं। तो आप 50 को डिवाइड करते हैं पहले में 50/40, इसके अंदर ए के लिए, पहले यूनिट के लिए। तो 50 बाय जब 40 करेंगे तो आपको क्या पड़ रही है? 1.25। और दूसरे प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे? 50 है तो 50 बाय, तो नेक्स्ट वाले में करेंगे तो प्रोडक्ट 2 के लिए 40/50, 40 डिवाइड बाय 50, तो ये वैल्यू बनती है 0.8 दूसरे प्रोडक्ट के लिए। और कंट्री बी के लिए 25 डिवाइडेड बाय 30, ये पड़ती है 0.83। और यहां पर जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है आप देखिएगा, इसकी 25 वाले की पड़ती है 30 डिवाइडेड बाय 25, ये बनती है 1.2। तो ये कैलकुलेशन हमने की है। जैसे 50 इसके जब हमने पहले प्रोडक्ट की निकाली ए की, तो हमने क्या किया है, हमने इस 50 को 40 से डिवाइड किया पहले के लिए निकालने के लिए। दूसरे के लिए कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया है? 50/40, सॉरी, इसके लिए हमने क्या है? 40 बाय, इसके लिए तो 50/40 किया, 50 ये है और 40 से डिवाइड किया। दूसरे के लिए हमने क्या किया? 40 डिवाइडेड बाय 50, 0.8, इसी तरीके से इसमें किया। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो कॉस्ट निकल कर आई है वो 0.83 आई है, ये बी के लिए, दूसरी कंट्री के लिए, और 1.20। अब यहां पे बताइए कि सबसे कम कॉस्ट किसकी पड़ रही है? तो इसके लिए कॉस्ट यहां पे कम है, इसके लिए कॉस्ट यहां पे कम है। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री ए क्या प्रोड्यूस करेगी? प्रोडक्ट नंबर 2, और कंट्री बी प्रोड्यूस करेगी नंबर 1। तो देखिएगा यहाँ पे कॉस्ट इसकी मिनिमम है और यहाँ पे कॉस्ट इसकी मिनिमम है, तो जिसकी मिनिमम होगी वो प्रोड्यूस कर लेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को जो है यूज़ करना है। ये थ्योरी हालांकि इतनी पॉपुलर थ्योरी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। हेबरल-रिजोल्ट जो थ्योरी है ये रिकार्डो की जो केवल लेबर के ऊपर बेस्ड थ्योरी थी, उसकी वजह से जो है उसका डिसएडवांटेज जो था उसको जो है यहाँ पर दूर किया गया और फिर ये जो थ्योरी है ये डेवलप की गई है। अब अगली थ्योरी है, ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरीज है, तो जो मैं 2 थ्योरीज अब आपके साथ बात करूंगा, ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है। और ये जो थ्योरी है ये ध्यान से समझना है, क्योंकि इस थ्योरी के बाद ही जो है आपको नेक्स्ट थ्योरी जो है समझ में आएगी। तो देखिएगा, सबसे पॉपुलर थ्योरी है ये हेक्सलर-ओहलिन थ्योरी। हेक्सलर-ओहलिन थ्योरी जो है ये वास्तव में गुरु चेला परंपरा जो इंडिया में चलती है उसी का जो है निष्कर्ष है। तो देखिएगा, ये थ्योरी जो जनरली 1910 के आसपास जो है हेक्सलर ने जो है डेवलप की, लेकिन ये थ्योरी जो है उन्होंने एक प्रिंसिपल्स लिखे इस थ्योरी के, और बाद में वो डेवलप नहीं हो पाई।
बाद में उनके जो स्टूडेंट थे ओलिन, तो बर्टिल ओलिन जो इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने इस थ्योरी को जो है डेवलप किया, और बाद में जो थ्योरी है ये हेक्सचर ओलिन थ्योरी के नाम से जो है पॉपुलर हुई। तो पहले तो इसका बेस पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। जैसे देखिएगा रिकार्डन की जो थ्योरी थी, तो जो रिकार्डो की कंपेरेटिव उस थ्योरी थी, उस थ्योरी के अंदर एक सबसे खास कमी क्या थी? खास कमी ये थी कि वो लेबर की बात करता था। तो इन्होंने कहा जी नहीं, जो फैक्टर एंडोलमेंट है, जो फैक्टर्स है हमारे पास, हर कंट्री के पास अपने फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कैपिटल हो गई, लेबर हो गई, या बाकी जो रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आप लोग जानते हैं, जैसे आपको पता है लैंड हो गई, लेबर हो गई, ठीक है जी, कैपिटल हो गई, या एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। तो इस थ्योरी के अंदर हेक्सचर ओलिन थ्योरी ने जो है कहा कि जो चारों फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन बाद में भी इन्होंने इसको ब्रॉडली दो फैक्टर्स में डाल दिया, और उसने कहा कि दो फैक्टर हैं, वन इज ए लेबर एंड सेकंड इज ए कैपिटल। तो जो बाकी जो लेबर वाला पोर्शन था उसको छोड़ दें, तो जो लैंड है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो वास्तव में आप कैपिटल लगाते हो, मॉनेटरी कैपिटल, उन सबको जो है इसने कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक थ्योरी रही लेबर की, और एक जो बाकी जो तीन फैक्टर प्रोडक्शन है वो कहाँ पे एडजस्ट कर दिया, कैपिटल के रूप में। तो अल्टीमेटली दो चीजें निकल कर आई। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी जो है यहां पर एक सिंपल सी बात करती है कि जो चीज जिस कंट्री के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, प्रचुर मतलब का मतलब कि जो भी आपके पास एब्यूडेंस है, तो जो भी आपके पास एब्यूडेंस है, यानी कि जो भी आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसका आपने एडवांटेज उठाना है। जो चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसी चीज का आप जो है प्रोडक्शन करो। जैसे मान लीजिएगा इंडिया है, तो इंडिया के पास कैपिटल की कमी है या लेबर की कमी है? तो आप देखेंगे इंडिया के पास लेबर की कमी नहीं है, कैपिटल की कमी है। अगर यूएस की इकोनॉमी में जाएं तो क्या है, यूएस के अंदर आप देखिएगा लेबर है ही नहीं। लेबर क्यों नहीं? लोग अपना काम करते हैं, लेबर अपना काम करते हैं। आपको देखिएगा वहां पे लोग वाइट वॉश भी खुद ही कर लेते हैं, फर्नीचर का काम भी खुद ही कर लेते हैं, प्लम्बिंग का काम भी खुद ही कर लेते हैं। तो देखिएगा रीजन ये क्योंकि उन सब जो सर्विसेज है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जो वहां पे यूएस के अंदर बहुत रिच लोग हैं वही इन सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं वहां पे यूएस के अंदर, वो सब लोग ये काम जो है खुद करते हैं। रीजन कि वहां पे जो है लेबर जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। लेबर जो है उनके पास स्केर है, यानी कि स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो आप पढ़ते थे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उनके पास जो रिसोर्सेज है वो लेबर वाला स्केर है, लेकिन उनके पास कैपिटल बहुत है, कैपिटल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो अल्टीमेटली ये थ्योरी ये कहती है कि जिसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो ऐसे प्रोडक्ट को बनाए जिसमें ज्यादा कैपिटल लगती हो, और जिसके अंदर कम कैपिटल लगती हो और लेबर ज्यादा लगती हो, तो उस कंट्री को जिसके पास लेबर ज्यादा है उसको वो आइटम प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि लेबर से ज्यादा लगता है और पैसे कम लगते हैं। जैसे कपड़ा बनाना, अब कपड़े बनाने में कोई भी कपड़ा बनाइए आप या जूता बनाइए, तो उसमें अल्टीमेटली मशीन सारा काम नहीं करेगी। काम करने के लिए मशीन के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन कपड़े सिलने के लिए क्या है, कपड़े सिलने के लिए 5-7-10 हज़ार की मशीन से कपड़ा सिल जाएगा, या 40-50 हज़ार की लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन। लेकिन अगर आप बड़े टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप बना रहे हो, कंप्यूटर्स बना रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ी फैक्ट्री के लिए आपको कैपिटल चाहिए। जबकि आप कपड़े तो क्या है, छोटी सी लोकेशन पे भी सील सकते हैं, और आपको बहुत बड़ी जो है स्पेशलाइज्ड जो है लेबर नहीं चाहिए। नॉर्मल तरीके से आप उसको 5-10 दिन में कपड़ा सीलना सिखा देंगे और वो कपड़ा सील सकता है। तो अल्टीमेटली जो लेबर है वो लेबर इंटेंसिव जो है हमारी कंट्री है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जहां पे दो कंट्री आपस में ट्रेड करती हैं, तो जिस कंट्री के पास जो चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो उस चीज को प्रोड्यूस करे और दूसरी कंट्री को उसको एक्सपोर्ट कर दे। और यहां पर उसने कॉस्ट की बात नहीं की। किसकी बात नहीं की? कॉस्ट की बात क्यों नहीं की? वो कहता है कि कॉस्ट तो जो है अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट क्यों एडजस्ट हो जाएगी? क्योंकि जो चीज आप प्रचुर मात्रा में बनाएंगे, अगर वो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से वो एडजस्ट हो जाएगी। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर यूएस के पास बहुत सारी कैपिटल है तो वो ऐसे आइटम को प्रोड्यूस करे कि जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, और जिन कंपनीज के पास कैपिटल, जिन कंट्रीज के पास कैपिटल नहीं है वो उसको नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन कंट्रीज के पास दोनों रिसोर्सेज नहीं है, दोनों कंट्रीज के पास दोनों रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक प्रचुर मात्रा में। जैसे इंडिया है, कैपिटल कम है, लेबर ज्यादा है। यूएस के अंदर क्या है, कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है। तो उसको किस के ऊपर फोकस करना चाहिए? अमेरिका को उस के ऊपर फोकस करना चाहिए जो उसके पास ज्यादा या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जो भी उसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो क्या है? वो उसके पास उपलब्ध है
कैपिटल। तो वो इसीलिए देखिएगा यूएस के अंदर देखिएगा आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल्स है, वो इस तरीके के बिजनेस में लगी हुई थी जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है। या अमेजोन की बात करें। और इंडिया क्या करती है, इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश यहाँ से कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लेदर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि लेबर इंटेंसिव है। तो अल्टीमेटली ये जो थ्योरीज थी ये काफ़ी समय से जो है काम कर रही है। अभी भी जो हमारी जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है, न्यू ट्रेड थ्योरीज है, उसके अंदर भी जो है आज भी इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब ये जो थ्योरीज थी, तो इस थ्योरी के अंदर आपको ये बात समझ में आ गई कि दो कंट्री आपस में ट्रेड करेंगी, लेकिन जिस चीज़ की उसके पास जो फैक्टर इनडोलमेंट है, जो भी फैक्टर उसके पास ज़्यादा है उस फैक्टर को वो प्रोड्यूस करने में यूज़ करेगी, और जो फैक्टर कम है उसको वो जनरली क्या करेगी, अप्लाई नहीं करेगी, और जिसके लिए वो दूसरी कंट्री पर निर्भर रहेगी। तो अल्टीमेटली इस थ्योरी को जो है आप ये कह सकते हैं कि ये मॉडर्न थ्योरी है, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड्स के अंदर ये जो क्लासिकल थ्योरीज थी उनसे अलग इसमें सोच रखी गई है। यहाँ पे लेबर की जगह जो फैक्टर एंडोनमेंट जो थ्योरी है उसको जो है ध्यान पे रखा गया है। और ये जो थ्योरी जो हेक्सचर ओलिन थ्योरी है, इसको हेक्सचर ओलिन सैमुअल्सन के नाम से भी जो है लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है बाद में सैमुअल्सन का भी जो है कंट्रीब्यूशन रहा था। तो ध्यान रखिएगा, तो ये इस थ्योरीज के नेम है जो आपको एग्जाम में अगर कोई भी इस थ्योरी को ऐसा बोल दिया जाए हेक्सचर ओलिन सैमुअल्सन थ्योरम, तो आप ये समझ लीजिएगा वो इसी की ही बात कर रहा है। और ये देखिएगा ये स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया, और उनके जो दो स्टूडेंट थे, सॉरी जो स्टूडेंट थे उन्होंने, यानी कि दोनों ने मिलकर जो है इस थ्योरी को डेवलप किया। तो देखिएगा जी, तो मैंने बोला गुरु शिष्य परंपरा जो अब यहाँ पे बात करते हैं उसका एक अच्छा उदाहरण आपको इस इकोनॉमी थ्योरी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिएगा इस अजम्पशंस क्या थी हेक्सचर ओलिन थ्योरी के अंदर, कि दो जो कंट्रीज हैं उनके पास अलग अलग फैक्टर एंडोलमेंट्स हैं। दो फैक्टर एंडोलमेंट्स का मतलब है कि दो चीज़ें हैं, दो बात बांट ली अपने लेबर और कैपिटल के साथ। देखिएगा एंटरप्रेन्योरशिप और जो लैंड है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, तो ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल के अंदर और कैपिटल और लेबर दो ब्रॉडली क्लासीफाई हो गए, जो कि कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अंदर, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अंदर या एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो केवल लेबर की बात की गई थी। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फैक्टर एनरोलमेंट, हर कंट्री के पास एक डिफरेंट फैक्टर एनरोलमेंट होता है, यानी कि कहता है डिफरेंट रीजन हैव ए डिफरेंट फैक्टर एनरोलमेंट। सम रीजन्स हैव एब्यूडेंस ऑफ लेबर, कुछ के पास लेबर ज़्यादा होती है बट स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल। दूसरी कंट्री के पास क्या हो सकती है, विद द अदर रीजन हैव एब्यूडेंस ऑफ कैपिटल बट स्केर्सिटी ऑफ लेबर। और देखिएगा यहाँ पे ये कंट्री की बात है ना, रीजन की बात करते हैं, क्योंकि एक फ्री ट्रेड की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो दो नेशंस हैं वो वास्तव में दो रीजन्स हैं, दो रीजन से दो क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हालांकि वो कंट्री या रीजन का सेम ही मतलब यहाँ पे है। द डिफरेंस इन फैक्टर एनरोलमेंट रिजल्टिंग टू कंट्रीज हैविंग डिफरेंट फैक्टर प्राइस इन द बिगिनिंग, और दोनों के जो फैक्टर प्राइस हैं वो अलग अलग होते हैं। द एचओ मॉडल यानी कि इसको हेक्सचर ओलिन मॉडल की अगर हम बात करें, दैट द टू कंट्रीज विद डिफरेंट कॉस्ट फंक्शंस, तो क्योंकि दोनों कंट्रीज के कॉस्ट फंक्शन अलग होते हैं, दोनों को जो है कंपेरेटिव एडवांटेज, द एचओ थ्योरी ट्रेड स्टेट दैट द comparative advantage in cost production is explained exclusively by the difference in factor endowment of the nations। और कहता है कि जो कॉस्ट का एडवांटेज है वो हमने यहाँ पे फैक्टर एंडोलमेंट के एडवांटेज से ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यहाँ पे जो निकल कर आती है कि जो डिफरेंट गुड्स है डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन, तो कहता है सभी जो फैक्टर्स हैं उनके डिफरेंट कॉस्ट फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी कॉस्ट जो है रिलेट करती है। जैसे मैंने आपको कपड़े की बात करी, या कंप्यूटर्स, या जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं उनकी बात की, या लेबर इंटेंसिव बिजनेस की बात की। तो कहता है वाइल द सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग ए रिलेटिवली लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड रिलेटिवली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, एक में ज़्यादा लेबर लगती है कम कैपिटल लगती है, और दूसरे में क्या होती है कि एक में जो है लेबर कम लगती है और जो है रिलेटिवली हायर कैपिटल लगती है। तो इस तरीके से हमने दो पार्ट में इसको बांट दिया, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। तो ऐसा नहीं है कि लेबर इंटेंसिव में खाली लेबर है, लेबर के साथ कैपिटल भी है थोड़ी, और कैपिटल जिसमें ज़्यादा है उसमें लेबर कम है। तो एक में जो भी चीज़ है वो है जरूर दोनों कंपोनेंट के अंदर, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करो तो दोनों चीज़ें ही लगेंगी। तो देखिएगा इस थ्योरी को जो है यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इसके जो एडवांटेज हैं वो कैसे आते हैं, कि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिएगा आप यहाँ पे शर्ट्स बनाना शुरू करेंगे तो शर्ट आपकी सस्ती होती जाएंगी, और इसी तरीके से जो अमेरिका का अगर कंप्यूटर वगैरह बनाएगा या लैपटॉप बनाएगा तो उसके सस्ते होने लगेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे को दोनों को जो है इसका एडवांटेज मिलता जाएगा, और ये मिलता है स्पेशलाइजेशन से। किससे मिलता है? स्पेशलाइजेशन से। तो जो यहाँ पे जो रिलेटिवली जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। जैसे
अगर हम यहाँ पे लेबर का यूज़ ज़्यादा करने लगेंगे और कैपिटल का कम यूज़ करने लगेंगे तो हमारे यहाँ पे लेबर की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होने लगेगी। तो जो लेबर के प्राइसेस कम थे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जो कैपिटल थी वो कैपिटल के जो लेवल थे, कैपिटल क्योंकि हमारे पास कम थी, तो अल्टीमेटली क्या है कि हम उसको प्रोडक्शन करने के लिए दोनों का जो है इक्विलिब्रियम बना लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी के अंदर यही बात बोली गई है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपस में जब चीज़ें ट्रेड्स होंगी तो ये इक्विलिब्रियम बना देंगे। अब देखिएगा इस थ्योरी के अंदर जो है दो थ्योरम्स की बात की गई है। ये जो थ्योरम्स हैं ये इसका मेन फोकस है। तो जब भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो आपने इन दो थ्योरम्स को भी जरूर से जरूर आपको पता होना चाहिए। यानी कि दो थ्योरम्स का मतलब है कि दो चीजें क्या आपको बता रही हैं। तो देखिएगा हेक्सचर ओलिंदी जो थ्योरी है इसके अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं अब आपके साथ, वो क्या कह रही है। वो बात ये कह रही है कि पहली जो थ्योरम्स है हेक्सचर ओलिन थ्योरी के अंदर, तो हेक्सचर ओलिन के अंदर कहता है इट एस्टेब्लिश दैट ए कंट्री टेंड्स टू स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ए कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ एब्यूडेंट रिसोर्सेज। एब्यूडेंट मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में उसके पास उपलब्ध है। इट एस्टेब्लिश द कंट्री टेंड टू स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ए कमोडिटी, उसके अंदर आप लोगों को जो है महारत हासिल कर लेनी है, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन कर लेनी है, जिसके लिए आपके पास प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध है, यानी कि संसाधन उपलब्ध है, यानी कि एब्यूडेंट रिसोर्सेज आपके पास है। एंड इंपोर्ट्स एक कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, और जिसमें क्या करें, इंपोर्ट उसको करें जो कि आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपके कम रिसोर्सेज हैं जिन चीज़ों में, उन रिसोर्सेज वाले आइटम्स को आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये थ्योरी का नंबर 1 पार्ट है, ये वास्तव में इसका क्रक्स भी है इस एजम्पशन का। तो पहली बात ये आ गई। दूसरी है वो कहता है कि इसका इक्वलाइजेशन कैसे होगा, जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा था कि जो अपने आप वो कह रहा है कि ट्रेड में जो है इक्वलाइजेशन बन जाएगा। तो उसके लिए उसने क्या तर्क दिए हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो ये जो इक्वलाइजेशन है, दोनों का जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप बन जाएगा दोनों फैक्टर्स का। तो वो जो ये 4 स्टेप्स मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, 4 से 5 स्टेप, इन पांचों स्टेप को आपने ध्यान से समझना है। कहता है इट स्टेट दैट द इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू इक्वलाइज द फैक्टर प्रोडक्शन बिटवीन द ट्रेडिंग नेशंस। तो कहता है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो इक्वलाइजेशन करने के लिए होगा। ये जीरो सम थ्योरी नहीं है, यहाँ पे दोनों कंट्रीज को एडवांटेज है। इन द अब्सेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इट क्वाइट लाइकली द फैक्टर प्राइस आर डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज। दूसरी बात कह रहा है कि जो फैक्टर के प्राइस है दोनों कंट्रीज में अलग अलग है। तो पहली बात तो उसने बोला कि हम इक्वलाइज करेंगे, फैक्टर के प्राइस इक्वलाइज हो जाएंगे। दूसरी बात उसने बोला कि जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि एक जो है पहली प्रोडक्ट के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, दूसरे के पास दूसरी चीज प्रचुर मात्रा में, यानी कि एक के पास कैपिटल ज्यादा है, एक के पास लेबर ज्यादा है। International trade equalize the absolute and relative returns of homogeneous factors of production and their price. The wages of homogeneous labor and return of homogeneous capital will be the same in all those nations with एंगेज इन ट्रेडिंग। कहता है कि जब ये ट्रेडिंग में आ जाएंगे, जब इस चीज़ का इक्विलिब्रियम बनेगा, तो लेबर की जो रिटर्न्स हैं, यानी कि लेबर को जो रिटर्न्स मिल रही है या जो कैपिटल पे रिटर्न्स आ रही हैं वो सेम हो जाएंगी। तो उनकी जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिटर्न्स हैं वो सेम हो जाएंगी होमोजेनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तीसरी बात उसने बोलने के बाद चौथी बात क्या बोली, द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम सेज दैट इफ द प्राइस ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड्स आर इक्वलाइज्ड between the countries engaged in the free trade then the price of the input factor also equalized। और कहता है कि जब दोनों के प्राइसेस, जो चीज़ें आप ले रहे हो और दे रहे हो, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो आइटम्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उनके जो प्राइस हैं, वो इक्वलाइज हो जाएंगे। तो उनमें लगने वाला रॉ मटेरियल, उनमें लगने वाला जो इनपुट फैक्टर्स हैं वो भी इक्वलाइज हो जाएंगे। उसके बाद उसने पांचवी बात बोली, दिस इंप्लाइज दैट द वेजेस एंड रेंट्स आर कन्वर्ज अक्रॉस द कंट्री विद फ्री ट्रेड और इन अदर ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ गुड्स इज ए परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेड्स इन फैक्टर। और एक इसने सबसे खास बात बोली कि जो ट्रेड्स हैं ये आपस में फ्री होंगे, इसमें कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। इंप्लाइज द वेजेस एंड रेंट विल कन्वर्ज अक्रॉस द कंट्रीज, और ये सब चीजें मिल जाएंगी, यानी कि सब जगह कंट्रीज में सेम वेजेस के रेट हो जाएंगे, सेम रेंट के रेट हो जाएंगे। और जो फ्री ट्रेड्स के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि जो रेंट है, वेजेस है, या जो बाकी फैक्टर प्रोडक्शंस के अंदर है, वो सब चीज़ इक्वलाइज हो जाएंगी और वो सेम रेट पे होंगी, यानी कि सेम प्राइसेस के ऊपर होंगी। और इसीलिए वो बोलते हैं कि किसी भी तरीके के जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो इस थ्योरी के अंदर नहीं होंगे। तो अब देखिएगा जो हेक्सचर-ओलिन थ्योरम्स है वो पोस्टुलेट्स दैट द फॉरेन ट्रेड्स एलिमिनेट्स द फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस। तो कह रहा है कि फैक्टर के जो प्राइस हैं वो बदल जाए, सेम हो जाएंगे। तो जो डिफरेंस है प्राइस के, यानी कि कैपिटल की रिटर्न ऑन कैपिटल है, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो इंडिया में भी वही रहेगी, वहाँ भी वही रहेगी। जो लेबर के रेट इंडिया में है वो यूएस में होंगे। लेकिन अगर ये थ्योरी को अगर हम जूम करें और वी अज्यूम दैट द कि अभी यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर केवल 2 ही कंट्री जो है काम कर रही हैं।
द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इज फैक्ट corollary Hexagon trade theories it holds that so long as the Hexagon theorem holds। तो और कहता है कि जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है वो यही बात करती है कि जो फैक्टर्स के प्राइसेस हैं वो सेम हो जाएंगे। तो देखिएगा इस पूरी थ्योरी में दो थ्योरम्स निकली। पहली थ्योरम से ये कह रही है कि एक कंट्री अपने आप को स्पेशलाइज कर लेगी उसके अंदर जो चीज़ उसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और जो उसके पास स्केयर है उसके अंदर वो उन चीज़ों को जिसमें स्केयर रिसोर्सेज उसके लग रहे हैं उस चीज़ को इंपोर्ट कर लेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक कंट्री उस चीज़ को प्रोड्यूस और सेल करेगी जिसके संसाधन, जिसके रिसोर्सेज एब्यूडेंट हैं उसके पास, यानी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और जो स्केयर हैं, जिन संसाधनों की कमी है, जहां पे उसके रिसोर्सेज कम है, उन यूनिट्स को या उन कमोडिटीज को, उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को उनको वो जो है इंपोर्ट करेगी। पहली थ्योरम की दूसरी पार्ट कहती है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, वो कहते हैं कि दो ट्रेडिंग नेशंस आपस में इक्वलाइज के लिए काम करेंगे। दूसरी बात है दो कंट्री यहाँ पे जो है ट्रेड करेंगी। यहाँ पे जो कॉस्ट के अंदर केवल लेबर की बात नहीं होगी, बाकी जो भी चीजें होंगी, यानी फैक्टर एंडोलमेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं। कैपिटल को और लेबर को हमने दो पार्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। एक कंट्री दूसरी कंट्री को जब इस तरीके से माल की सप्लाई या गुड्स की सप्लाई आपस में एक दूसरे को करेंगे, जो कि उसके पास उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि उनके पास एब्यूडेंट रिसोर्सेज से बनती हैं, और उन चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे जो कि उनके स्केयर रिसोर्सेज से बनती हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो प्राइजेज हैं, दोनों के यानी कि कैपिटल की जो रिटर्न्स हैं और रेंट के कैपिटल की जो रिटर्न्स हैं और जिस तरीके से वेजेस की या लेबर की जो रिटर्न्स हैं वो सेम हो जाएंगी, और दोनों कंट्रीज के अंदर जो लेबर के रेट है या जो कैपिटल की रिटर्न्स है वो सिमिलर हो जाएंगी। तो इस थ्योरी को बोला गया फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी थ्योरी आएगी तो आपने दोनों चीजें जरूर से जरूर लिखनी है। और इस थ्योरी को ध्यान रखिएगा, इन दोनों थ्योरीज के दोनों थ्योरम्स के बगैर आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। और इसकी जो एजम्पशंस है ये पॉइंट नंबर 4 पे है, तो इन एजम्पशंस को भी आप लिख लेंगे। अब देखिएगा न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है जी। तो ये जो न्यू ट्रेड थ्योरी है ये क्या चीज़ है, तो देखिएगा न्यू ट्रेड थ्योरी जो है एनटीटी ये क्या कहती है, कहता है न्यू ट्रेड थ्योरी, देखिएगा जी आज की बात करती है। आप ध्यान से समझ लो, इस थ्योरी को पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। जो आज की डेट में देखिएगा जी, आज हम इंडिया में अपना मोबाइल भी बनाते हैं, हमारे लावा माइक्रोमैक्स ही बनता है, हमारा चाइना से भी माल आ रहा है, चाइना से हमारा एमआई के मोबाइल आ रहे हैं, हम एप्पल के मोबाइल भी यूज करते हैं। कैसी पॉलिसी है, न्यू ट्रेड पॉलिसी है। अपना भी बनाएंगे, इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। सिंपल सी बात है। आप देखिएगा उसी तरीके से आप और चीजों के अंदर भी देख सकते हैं कि जो चीजें गाड़ियों के अंदर देखिएगा, हम यहाँ पे हीरो होंडा की बाइक बना रहे हैं, टीवीएस की बाइक बना रहे हैं, हार्ले डेविसन को इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट जो है बजाज की बाइक, टीवीएस की बाइक और हीरो होंडा की बाइक हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है कि यहां पर आप सभी तरीके के जो है ओपन ट्रेड्स करेंगे। और इस थ्योरी के अंदर ये बोला गया कि यहाँ पे जो बिग कंट्रीज हैं, जो बिग पार्टनर्स हैं, वो स्मॉलर कंट्रीज के साथ भी जो है रिलेशनशिप करेंगे, और जो कंट्रीज हैं आपस में जो बिजनेस करेंगी 50% वो अपना कर सकती है, 50% या उससे ज़्यादा जो है दूसरी कंट्री से भी कर सकता है। और यहाँ पर जो चीज़ जिसमें जिसकी महारत है वो वहाँ पर उस महारत के साथ साथ उसको भी प्रोड्यूस करेगा, उसको इंपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। इसीलिए देखिएगा कि अब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इंडिया के प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, विदेशों से आए हुए, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम दूसरों को बेचते भी हैं। वर्ल्ड की जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं आप देखिएगा वो इंडिया में भी काम करती हैं, गूगल, अमेजोन। इसी तरीके से हमारी इन्फोसिस और टीसीएस भी जो है वर्ल्ड में काम करती है। फूड के अंदर देखिएगा हमारा हल्दीराम का जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट होते हैं, और उसी तरीके से जो वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं, या उनकी जो चेन्स हैं देखिएगा डोमिनो है या पिज़्ज़ा हट है वो यहाँ पे भी काम करती हैं। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स में देखिएगा हम यहाँ पे जो BMW गाड़ी है या मर्सिडीज़ है वो भी हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, या हैमर, या इसी तरीके से जो है हमारी जो कंट्रीज़ की गाड़ी है वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो ये जो बिजनेस है ये वास्तव में फ्री ट्रेड की तरफ बात करता है, और ये मानते हैं कि जो है वर्ल्ड जो है पूरा एक है, और आपस में जब ट्रेड करते हैं हम तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये केवल इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ हैं, और यहाँ पर आप जो है बस केवल टैक्सेस वगैरह जो हैं उनसे जो है चीज़ें चेंज होती हैं, और बाकी जो है ट्रेड्स फ्रीली जो है यहाँ पर होते हैं।
तो यहाँ पे जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ये बात जो है मानी गई इस थ्योरी के अंदर। और यहाँ पर ये बात मानी गई कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हैं उसके फायदे जो है यहाँ पर बनते हैं और नेटवर्क का इम्पैक्ट बनता है। तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल या नेटवर्क इफेक्ट है, तो उसी की वजह से देखिएगा आप यहाँ पे फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। इसी तरीके से सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स है, तो जैसे हमारे यहाँ पे मारुति की कंपनी है, वो अपना बहुत इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो है एडवांटेज उठा के जो है देखिएगा सारी आसपास की जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पर कारें जो है एक्सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो कंट्रीज जो है वो इतने में जो है वो कार प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अपनी खुद की कोई प्रोडक्शन नहीं करते, तो उनके भी प्रोडक्शंस हैं और उनके जो प्रोडक्शंस हैं वो भी जो है वर्ल्ड के दूसरे देशों में जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिएगा हम अमेरिका के अंदर भी जो है बहुत सारे जो आइटम्स हैं जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका से जो है लेते भी। चाइना आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि चाइना बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है और कुछ प्रोडक्ट्स जो है अमेरिकन कंपनीज के जो है चाइना इंपोर्ट भी करता है और सिमिलर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है ये वास्तव में जो बाकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनकी जो भी डिसएडवांटेज है उन सबको ख़त्म करती हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जहाँ पर भी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिले या नेटवर्किंग का फ़ायदा मिले, अब वहाँ वहाँ आप काम करेंगे और किसी तरीके की जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एंटिटी द टू की कंसेप्ट्स एंड गिव एडवांटेज द कंट्रीज दैट इंपोर्ट गुड्स टू कम्पीट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होम कंट्री। तो देखिएगा सबसे पहला है, दो इम्पैक्ट बताए गए हैं। पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ए फर्म प्रोड्यूस मोर ऑफ ए प्रोडक्ट द कॉस्ट पर यूनिट कीप्स गोइंग डाउन। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट करोगे जिससे कॉस्ट जो है कम होगी और फौरन जो है पूरे एक वर्ल्ड है, पूरी एक मार्केट की तरह काम करेगा। और अगर वहाँ पे आपका माल जो है चला जाएगा तो अल्टीमेटली जो है उसका एडवांटेज आपकी कंट्री को भी और पूरे वर्ल्ड को भी मिलेगा। दूसरा इम्पैक्ट है नेटवर्क इम्पैक्ट। तो नेटवर्क इम्पैक्ट है, नेटवर्क अगर आपका पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है तो आप उस नेटवर्क के थ्रू जो है अपना गुड्स या सर्विसेज जो है डिलीवर कर पाएंगे। और इसी इफेक्ट को जो है बैंड वैगन इफेक्ट के नाम से भी बताया गया है। तो नेटवर्क इफेक्ट आर द वे वन पर्सन's वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज टू द अदर्स। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एनहेंस्ड इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग दिस इंक्रीज, दिस ऑल्सो इज रेफर टू द बैंड वैगन इफेक्ट। और इसमें एक और खास बात है कि जो नेटवर्क है ये बढ़ता रहता है, इसलिए इंडिया में जो नेटवर्किंग कंपनी जो अपना बिजनेस बनाने की बात करें वो भी यही है। और इसी तरीके से देखिएगा आप जो फेसबुक के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर देखिएगा जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं तो आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़ेंगे। अगर आप व्हाट्सएप खुद अकेला थोड़ा ना चलाएंगे, आप फेसबुक खुद अकेली थोड़े ना चलाएंगे, तो उसके जो है बैंड वैगन इफेक्ट होते हैं। जैसे आपने फेसबुक चलाई है, आपने कोई चीज़ शेयर की है, तो वो जो दूसरा जब तक उसको देखेगा नहीं या दूसरा उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उसका तो कोई आपको आनंद ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आप डाल ही किस ले रहे हो, क्योंकि दूसरे उसको देख सकें। और फिर उसके साथ ही जो पूरी चेन बनती है नेटवर्किंग बिजनेस की, ये पूरा जो नेटवर्क बनता है जिससे कि जो चीज़ें हैं वो बिजनेस का रूप लेती हैं और ये जो गुड्स या सर्विसेज हैं एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होती हैं। या आप देखिएगा कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं जो दूसरे लोग आपसे शेयर कर रहे हैं फेसबुक के या इंस्टा के प्लेटफॉर्म से, वो वास्तव में एक बैंड वैगन इफेक्ट कर रही है, जिसके बाद जो चीज़ आप कर रहे हो उसके बाद वो दूसरा भी वही चीज़ करेगा, वो तीसरा भी वही इफेक्ट करेगा, चौथा भी उसी को करेगा। तो इससे क्या होगी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास चॉइसेस बहुत हो जाएंगी, बहुत सारी जो है वैरायटीज़ हो जाएंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, बहुत सारी सर्विसेज हो जाएंगी। तो लोग अपने हिसाब से वो चीज़ें, तो देखिएगा अब इंडिया के अंदर मोबाइल में देख लीजिएगा, आप देखिएगा 1000-2000 के मोबाइल से लेके जो है लाखों तक के जो है मोबाइल है उसकी पूरी चेन है। इसी तरीके से वॉचेज़ में देखिएगा तो 1000-2000 से लेके घड़ियाँ, लाखों की घड़ियाँ भी हैं, तो सबकी जो है अपनी एक मार्केट बन जाती है। तो अल्टीमेटली बैंड वैगन इफेक्ट जो है ये कहता है कि यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा तो सभी तरीके के जो गुड्स या सर्विसेज हैं या सभी तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है एक मार्केट होगी। तो एक कंट्री जो है वो आइटम प्रोड्यूस भी कर रही होगी और दूसरा उसको सेल भी कर रही होगी, एक्सपोर्ट भी कर रही होगी, और सिमिलरली दूसरी कंट्री उसी तरीके के दूसरे ब्रांड नेम के साथ यहाँ पे जो है प्रोड्यूस भी या सेल भी कर रही होगी। तो इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे हाँ, हम फॉरेन कंट्रीज़ के जो है सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से देखिएगा जो इटालियन कंपनीज़ के जो ब्रांड्स हैं वो कपड़ों के अंदर वो भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे चलते हैं, और हमारे यहाँ के कपड़े हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत सारे इटालियन ब्रांड्स हैं जो उनके शोरूम्स आप देखिएगा दिल्ली में या बॉम्बे के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वो भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे कपड़े जो हम बनाते हैं यहाँ पे वो भी हम जो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। हम खुद का अपना भी जो है ब्रांड्स यूज़ करते हैं और अपने ब्रांड्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के ब्रांड्स भी यहाँ पर आ गए। तो ये सारा जो इफेक्ट है ये वास्तव में नेटवर्क की वजह से। तो इस जो न्यू ट्रेड थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर एक सबसे खास बात है कि इसमें दो पिलर्स हैं इसके। एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा जिसकी वजह से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, अच्छी क्वालिटी जो है आप बना पाएंगे। दूसरी बात होगी कि इसके अंदर जो नेटवर्क होगा उस नेटवर्क के माध्यम से चीज़ें जो है सभी कंट्रीज़ के अंदर आपस में फ्री फ्लो के साथ काम करेंगी, यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं वो फ्रीली हो पाएंगे और कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर किसी तरीके की जो है अनफेयर तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट सम ड्यूटीज़।
तो यहाँ पर देखिएगा इस थ्योरीज के अंदर ये बात बोली गई। उसके बाद मेरिट और डिमेरिट्स ऑफ मैं आपको बात कर चुका हूँ, ये क्या एडवांटेज है, इसमें आप ये थ्योरी याद कर लीजिए, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट और जो मॉडर्न थ्योरीज हमने जो लास्ट में 2 थ्योरीज आपके साथ बात की है, जो फैक्टर एंडोलमेंट जो थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरी है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ये भी आपने लिख लेना है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिएगा, इनमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, और इनमें से अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको करेंगे ट्राई, अगर कुछ रह जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल वही हैं जो हमने पीछे से बात की थी। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये पूछ रहा है आपको कि द टेबल शोज द नंबर ऑफ लेबर आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हीट एंड क्लॉथ इन 2 कंट्रीज, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ 4, 1 यूनिट ऑफ व्हीट 2, कंट्री 1 2, कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बोथ कंट्रीज रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ द कमोडिटीज। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेबर आवर्स दिए हुए, ये क्या दिए हुए हैं, लेबर आवर्स हैं, ये है लेबर आवर्स। अब आपसे पूछ रहा है कंपेयर द प्रोडक्टिव लेबर इन बोथ कंट्रीज रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द कमोडिटीज। अब बताइए यहाँ पर मैं आपसे जो बात करूं तो यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ में 4 घंटे लग रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ में कितने घंटे लग रहे हैं, 4, तो कितना क्लॉथ बनेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए 0.25, इसमें क्या करेंगे 1/2 0.5, इसमें आप करेंगे 1/1 तो 1 ही आ गया, इसमें आपसे पूछ रहा है 2.5 तो 1 डिवाइड बाई 2.5 तो आ गया 0.4। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज या डिसएडवांटेज वाले जो क्वेश्चन है ये आप कर लेंगे। तो ये जो है क्लास के अंदर ये जो है आपने एक्सरसाइज कर लेनी, अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और इसके नोट्स आप मुझे भेजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आपकी करते हैं।